आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो आइए नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी का जन्मदिन 71 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश से लगा बधाइयों का तांता। जी हां, पीएम मोदी का आज 31 साल के हो गए हैं। 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी का कद बढ़ता गया। उसके बाद ये सफर रुका नहीं। अपने प्रिय नेता और पार्टी के मुख्य चेहरे पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी खास उत्साह से मना रही है। पार्टी 3 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूरे देश में सार्वजनिक जीवन में उनके 20 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाएगी। समारोह का सिलसिला लंबा चलेगा। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पार्टी इन कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे वक्त में कर रही है जब कोविड की दूसरी लहर में सरकारी इंतजामों, ऑक्सीजनों की कमी से मौत आदि पर पीएम मोदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। और हाल ही के एक सर्वे में संकेत मिले हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। तो संभावित वजह ये हो सकती है कि समारोह के जरिए देश में एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। गुजरात में कैबिनेट की काया पलट। सीएम भूपेंद्र पटेल गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे। कानूभाई पटेल को वित्त मंत्री बनाया गया। जी हां, गुजरात में नए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे, तो वहीं कानूभाई पटेल को राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम पटेल गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं प्रसारण, उद्योग, खान एवं खनिज, शहरी विकास, शहरी आवास और नर्मदा तथा बंदरगाह विभाग का प्रभार भी अपने पास रखेंगे, जो किसी और को अलॉट नहीं किए गए हैं। वह भी पटेल ने अपने पास ही रखे हैं। इसके अलावा राजेंद्र त्रिवेदी को कानून मंत्री, जीतू वघानी को शिक्षा और ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले नए सीएम ने गुरुवार को 24 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद नए मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की। बता दें कि गुजरात के नए मंत्रिमंडल के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। पटेल की मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 24 नए सदस्यों में 21 पहली बार मंत्री बने हैं। हरदीप पुरी ने किया कंफर्म, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में निकलेगी अगली 26 परेड। 2.5 महीने में पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट। जी हां, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य 2.5 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के 7,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में 2 नए बहुमंजिला भव्य कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में हरदीप पुरी ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य 2.5 महीने में पूरा हो जाएगा, जहां अगले साल गणतंत्र दिवस परेड होगी। शिमला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रेड कारपेट बिछाकर किया गया राष्ट्रपति का स्वागत। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद के साथ 4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे, जहां वह प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले हैं। ये संबोधन हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर है। राष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उतरे। यहाँ रेड कारपेट बिछाकर उनका सरकार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वह चौड़ा मैदान स्थित होटल सेसिल के लिए सड़क मार्ग से आए। यहाँ राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी और बेटी के साथ वो ठहरेंगे। आतंकी हमले की आशंका, पठानकोट में रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश व जम्मू की सीमाएं कर दी सील। वाहनों की गहन जांच जारी। जहां आतंकियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में हुई हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस कड़ी के तहत पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं से सटे पठानकोट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी पुष्टि पठानकोट एसएसपी सुरेंद्र लाबा ने की है। बुधवार शाम को जारी सीएम के आदेश के बाद पठानकोट में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पठानकोट में 35 नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर वाहन को जांच के बाद ही पंजाब में प्रवेश मिल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक उल्लेख हजारों फूल खिलने दे, किसी भी संभव स्रोत से ज्ञान आने दे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हजारों फूल खिलने दे और किसी भी स्रोत से ज्ञान को आने दे। इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने एक राजनीतिक दल के कोरोना की तैयारियों पर स्वतः संज्ञान लिएगा एक मामले में हस्तक्षेप करने और अपने सुझाव देने की अनुमति दी है। हालांकि न्यायालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में पूरे देश में मुफ्त कोविड टीकाकरण नीति का निर्देश देने और वायरस के प्रभाव का पता लगाने और इसके प्रसार पर काबू के लिए सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने की मांग की गई थी। निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस बेड बैंक के लिए 30,000 करोड़ रुपयों की सरकारी गारंटी मंजूर। जी हां, केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड की ओर से जारी की जाने वाली सिक्योरिटी रसीद के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपयों की गारंटी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NARCL के साथ साथ हम इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की भी स्थापना कर रहे हैं। NARCL में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 51% होगी, तो वहीं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 49% होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बेड बैंक या NARCL लोन के लिए सहमत मूल्य का 15% नकद में भुगतान करेगा, बाकी 85% सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूति रसीद में होगा। पूर्व AIADM के मंत्री के घर मिले 34 लाख रोल्स रॉयस कार, 5 किलो हीरे सोने के गहने। जी हां, तमिलनाडु की AIADM की सरकार में मंत्री रहे KC वीरमणि के घर छापे के दौरान एक रोल्स रॉयस कार, 34 लाख कैश और 5 किलो हीरे सोने की ज्वेलरी मिली है। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति मिली है। DVAC ने KC वीरमणि के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी की है। करीब 100 अधिकारियों ने 30 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें वीरमणि का गृह नगर भी शामिल है। तिरुपतुर, चेन्नई, वेल्लोर, रानीपेट, थिरुवन्नमलई और कृष्णनगरी समेत कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर छापेमारी की गई। KC वीरमणि 2016 से 2021 तक वाणिज्य कर और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के मंत्री थे। एंटी करप्शन विंग ने उनके खिलाफ FIR दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच वीरमणि ने घोषित संपत्ति में 654 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की। उनके पास 28.78 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति है। उन्होंने अपनी मां के नाम पर संपत्ति अर्जित की, जिनकी उम्र 80 साल की है। पूर्व IAS अधिकारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के ठिकानों पर ED का छापा मनी लॉन्ड्रिंग का है पूरा मामला। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व IAS अधिकारी मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के नई दिल्ली स्थित घर और दफ्तर पर छापे मारे हैं। ED की कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब मंदर अपनी पत्नी के साथ जर्मनी गए हुए थे। दक्षिण दिल्ली के अधिचनी, वसंत कुंज और मेहरौली स्थित कम से कम 3 परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानूनों के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए हैं। तो वहीं जानकार सूत्रों के मुताबिक टीम उनसे जुड़े 2 गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय एवं बैंकिंग दस्तावेजों की जांच कर रही है। सोनू सूद पर आयकर विभाग की कार्यवाही पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगाया खुन्नस निकालने का आरोप। जी हां, कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए मसीहा बने सोनू सूद के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आयकर विभाग की टीम बीते 3 दिनों से उनके ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। मुंबई, पुणे समेत कुल 6 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। तो वहीं आयकर विभाग के इस कार्यवाही की आलोचना भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सूद के विपक्षी दलों की सरकार के साथ जुड़ने के कारण ये कार्यवाही हुई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मंत्रियों के खिलाफ जारी कार्यवाही साजिश है। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए जाने की भी खबर है। तो वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने खुन्नस निकालने वाली बात बताई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से ये नया तोहफा, टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित करने की है उम्मीद। जी हां, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए आज एक कोविड-19
टीकाकरण रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस मौके पर पीएम मोदी की पार्टी भाजपा ने एक 20 दिवसीय मेगा कार्यक्रम सेवा और समर्पण अभियान की भी योजना बनाई है, जो पीएम के सार्वजनिक सेवा में 20 साल को चिन्हित करने के लिए है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं से टीकाकरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है और राज्य के अधिकारियों को दैनिक दर को दोगुना करने के लिए भी कहा गया है। भाजपा ने आज के लिए 2 करोड़ खुराक का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत लगभग 8 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 20 सितंबर से खुलेंगे पहली से तीसरी तक के स्कूल, जाने क्या है पूरी गाइडलाइंस। जी हां, हरियाणा सरकार ने कोरोना की महामारी पर काफी हद तक लगाम लगाने के बाद पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हम 20 सितंबर से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूलों को खोलने जा रहे हैं। बच्चों को कक्षा में बैठने की अनुमति तब मिलेगी जब उनके पास माता पिता से लिखित तौर पर स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब तक हमारे लगभग 70% शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो गया है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा के ही शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने 1 अक्टूबर से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब फैसला बदल दिया है। वहीं मंत्री ने बताया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक की कक्षाएं लगेगी। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लेने का भी विकल्प रखा गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक्शन अगेंस्ट करप्शन की मुहिम तेज की, दागियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जी हां, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने मिशन एक्शन अगेंस्ट की मुहिम को तेज कर दिया है। हालांकि उन्होंने साल 2014 में सत्ता के बागडोर संभालते ही कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए कई विभागों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया और गरीब वर्ग के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर धनराशि मिलने तक सब प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ही कर दिया है। आरंभ से ही सीएम ने चार्ज सीटेड कर्मचारी व अधिकारियों को पब्लिक डीलिंग के स्थानों से हटाकर हेडक्वार्टर पर भेजने के आदेश दिए हैं, ताकि अपने रोजमर्रा के कार्यों में भ्रष्ट एवं टरकाऊ किस्म के अधिकारी व कर्मचारियों से प्रदेश की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। अजय चौटाला ने दुष्यंत के इस्तीफे की मांग पर किसानों को दिया 2 टूक जवाब। जहां कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकर्ता किसानों की ओर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांगे जा रहे इस्तीफे का जवाब जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने दिया है। उन्होंने पूछा कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा क्यों दे? क्या दुष्यंत चौटाला ने कृषि कानूनों को बनवाने का काम किया है? इन कानूनों को बनवाने में उप मुख्यमंत्री और जसपा विधायकों की कोई भी भूमिका नहीं है। ये नए कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, जिसमें हरियाणा की तरफ से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसदों की भागीदारी थी। अगर किसी से इस्तीफा मांगना ही है तो इन सभी सांसदों से मांगे जो इन कानूनों को बनवाने में शामिल थी। T20 के बाद 1 दिवसीय क्रिकेट में भी विराट कोहली की कप्तानी पर लटकी तलवार। जी हां, विराट कोहली का अगले महीने वर्ल्ड कप के बाद भारत की T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला निश्चित तौर पर बल्ले से लय हासिल करने से जुड़ा है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में भी उन्हें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। कोहली ने कहा कि वह अन्य 2 फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता है कि वह 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत की 50 ओवर की टीम के कप्तान होंगे। काम के बोझ का प्रबंधन T20 कप्तानी छोड़ने के लिए बिल्कुल स्वीकार्य कारण है, लेकिन अगर 2023 तक भारत के कार्यक्रम को देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अलावा टीम को लगभग 20 द्विपक्षीय T20 मुकाबले ही खेलने हैं। बीसीसीआई के एक विश्वसनीय सूत्र की माने तो विराट को पता है कि अगर टीम यूएई में T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उन्हें वनडे T20 टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है। जहां तक सीमित ओवरों की कप्तानी का सवाल है तो कोहली ने कप्तानी छोड़कर अच्छा किया है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।